हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आपके सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक कंसेप्ट प्लस सुपर 30 एमसीक्यूज, तो उसमें हम बात करने वाले आज इंडेक्स नंबर के सुपर 30 एमसीक्यूज के बारे में। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से आपने रिवाइज कर लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से थ्योरी क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपने सुपर 30 क्वेश्चंस में। सबसे पहले अगर क्वेश्चंस की हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द प्राइस रिलेटिव ऑफ ए कॉल इज ₹125 इन 2011 कंपेयर टू 2010। यानी 2010 के कंपेयर में 2011 में जो प्राइस है वो है 125 है। इफ़ द कोल कॉस्ट ₹8 पर केजी इन 2010, अगर 2010 में कोल की जो कॉस्ट थी वो ₹8 पर केजी थी, तो 2011 में कितनी होगी ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो, जो प्राइस इंडेक्स है, जब भी बेस ईयर होता है उसका प्राइस इंडेक्स अगर आपको कुछ नहीं दिया तो उसको हम 100 कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई प्राइस इंडेक्स आपका 100 है। प्राइस इंडेक्स अगर हमारा 100 है तो उसके हिसाब से जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो कॉस्ट है हमारे पास 8। ठीक है, अगर प्राइस इंडेक्स हम 1 ले लेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 8/100। और अगर प्राइस इंडेक्स हमारे पास 125 है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2011 में जो प्राइस इंडेक्स है वो 125 है, तो इसके हिसाब से हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी बनेगी 8/100 इंटू में 125। अब आप इसे यहाँ से काट लो, 25 से 5 पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹10 पर केजी, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में कहता है यहाँ पर विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। इसमें से कौन सा जो इंडेक्स नंबर है उसको हम आइडियल इंडेक्स नंबर कंसीडर करते हैं। तो आप लोगों ने अगर बेसिक सारा पढ़ लिया था, समझ लिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो फिशर जो नंबर होता है और इसके जो नाम है ना उसमें भी होता है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है उसको हम बोलते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है लेस्पियस इंडेक्स प्राइस नंबर वेट इज कंसीडर्ड एज। जो लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर होता है उसमें हम वेट कौन सा कंसीडर करते हैं, हम उसमें करंट ईयर का करते हैं, हम उसमें अंदर बेस ईयर का करते हैं, या फिर हम एवरेज का करते हैं, या क्या करते हैं। तो उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी यानी जो वेट होता है, वो वेट हमेशा हम कंसिडर करते हैं बेस ईयर का। तो थर्ड का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ए। पाशे इंडेक्स नंबर में पूछ रहा है कि वेट कौन सा कंसीडर करते हैं। जो पाशे इंडेक्स नंबर होता है उसमें हम वेट कंसीडर करते हैं करंट ईयर का। तो यहाँ पर करंट ईयर हमारे पास कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में कहता है लेस्पियस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 160, पाशेस इंडेक्स नंबर इज 90, देन द फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है, वो पाशे इंडेक्स नंबर और जो कौन सा हमारे पास लेस्पियस प्राइस इंडेक्स, इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अगर हम फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर निकालें इनकी दोनों की हेल्प से, तो पाशे और लेस्पियस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनटू में 100 कर देना है। 100 तब करेंगे जब हमें प्राइस इंडेक्स नंबर ना दे रखा हो, सिग्मा P1 Q0 P0 Q1 उसकी वैल्यू दे रखी हो। तो इसमें आपको 100 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 100 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पर आ जाएगा 160 और इधर आ जाएगा 90, तो 16 9 जा 144, और 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 12 और एक 0 आ जाएगी, तो आंसर बनेगा आपका 120। यानी फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगी 120। 5th का ऑप्शन बनेगा हमारा बी। उसके बाद चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पर। 6 में कहता है कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई द यूनिट टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। इसमें से कौन सा इंडेक्स नंबर है जो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यूनिट टेस्ट को जो सेटिस्फाई नहीं करता उसमें हमारे पास यहाँ मेथड होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो होता है वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। बाकी सारे जो मेथड है, चाहे वेटेड, ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल प्राइस रिलेटिव मेथड और वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड, इस तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा सा वो डाटा में गड़बड़ हो गई है। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका बनेगा वो होगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड होता है ये यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। इनमें से कौन सा इंडेक्स नंबर है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो अगर बेसिक सारा आपने पढ़ रखा हो तो फटाफट आंसर बता दोगे सर, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, जिसमें P01 इंटू में P101 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इन मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर वेट इज टेकन एज। जो लेस्पेस इंडेक्स नंबर है उसमें बेस ईयर को कंसीडर करते हैं वेट के लिए, जो पाशे है उसमें करंट ईयर को करते हैं। मार्शल एजवर्थ मेथड में क्या करते हैं, हम बेस और करंट दोनों ईयर को लेते हैं, लेकिन उसकी हम एवरेज लेते हैं, अर्थमेटिक मीन लेते हैं। तो जो ऑप्शन बनेगा इसमें 8 का आंसर आएगा यहाँ पर सी। जो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन होगा बेस ईयर का और करंट ईयर की क्वांटिटी का, उन दोनों को कंसीडर किया जाता है मार्शल एजवर्थ मेथड में। उसके बाद कहता है इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो इंडेक्स नंबर है उसको हम हमेशा किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज ए परसेंटेज। जब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अगर परसेंटेज वहाँ पर 100 मल्टीप्लाई नहीं होता तो वो सिर्फ रेशो में रह जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जितने भी फार्मूलाज हैं ना उन सब में इंडेक्स नंबर में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद क्या कहता है फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर। जो फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो क्या है, वो कहता है अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पेस एंड पाशे इंडेक्स नंबर। नहीं, ये नहीं होगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेस एंड पाशे इंडेक्स नंबर। अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था कि जो फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है वो लेस्पेस और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हमारा इसका 10th का जो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। उसके बाद 11th पे चलते हैं। 11th में कहता है द प्राइस ऑफ 3 कमोडिटीज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको प्राइस दे रखा है 3 कमोडिटी का, ए बी सी। 2020 में इतना है, 2021 में इतना है। और उसके बाद कहता है जो प्राइस इंडेक्स फॉर 2021 टेकिंग 2022 एज बेस ईयर यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है वो आपको यूज़ करना है। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपको क्या करना है भाई, इन तीनों का 2020 का जो तीनों आपको टर्म दे रखी है इनका टोटल कर लो। तो ये बनेगा आपके पास, क्योंकि 2020 को आपको कंसिडर करना है एज ए बेस ईयर, तो इसको हम बेस ईयर कंसिडर करते हैं और इसका टोटल कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 40 ये और 60 ये 100 हो गया। तो सिग्मा P0 की वैल्यू आ गई आपके पास 100। और यहाँ से इन दोनों का तीनों का टोटल करते हैं। 5 + 7 12, 12 और 2 14, 5 + 4 9 + 1 10। तो जब यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालोगे कौन सा मेथड लगाना है, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसके अंदर क्या होता है P01, फार्मूला होता है P1/P0 इंटू में 100। तो वो सिग्मा P1 आपके पास कितना है 10, यहाँ पर सिग्मा आता है, ठीक है। तो यहाँ आता है 104/100 इंटू में 100। 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा 104। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 11th क्वेश्चन था, इसका आंसर बना हमारे पास B 104। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि P0 Q0 दिया है, P0 Q1 दिया है और P1 Q0 भी दिया हुआ है, P1 Q1 भी दिया हुआ है। Where subscript 0 and 1 are used for the base year and the current year respectively, the Lespers index number। अब जो लेस्पेस इंडेक्स नंबर है वो आपको फाइंड करना है। तो जो लेस्पेस इंडेक्स नंबर है उसका अगर आपने फार्मूला ध्यान हो लेस्पेस इंडेक्स नंबर का, तो हमने जो फार्मूला के अंदर क्या पढ़ा था, क्या इसका फार्मूला होता है लेस्पेस में, ये होता है सिग्मा P1 Q0। फार्मूला हमारे पास होता है इसका सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0। क्योंकि जो फार्मूला है ना हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव में P1 P0 वही हमें यहाँ पर रखना होता है। लेस्पेस इंडेक्स नंबर है तो वेट आपको कंसीडर करना है बेस ईयर का और इनटू में करना है आपको 100। तो वैल्यूज आपको दे रखी है, P1 Q0 की वैल्यू आपको दे रखी है 855 और P0 Q0 की वैल्यू दे रखी है आपको 700। इनटू में कर देंगे हम 100। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंडेक्स नंबर, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 से इसको कैंसिल करते हैं। 7 × 7, 1 कैरी करेंगे, 7 × 14, फिर 1 कैरी करेंगे, 7 × 14, तो 122 पॉइंट समथिंग आनी है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो 122.14। तो 12th का जो आंसर है वो बनेगा हमारा ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आपको द होलसेल इंडेक्स या प्राइस रिलेटिव ऑफ द राइस इन 2012 कंपेयर टू 2010 इज 130। जो प्राइस इंडेक्स दे रखा है आपको 2012 का 130 दे रखा है। कॉस्ट ऑफ राइस वाज ₹12 पर केजी इन 2010, देन कॉस्ट ऑफ राइस इन 2012।
तो 2012 के अंदर राइस की कॉस्ट कितनी है। स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था, तो उसमें हमने वही कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर 100 रुपये प्राइस इंडेक्स है आपके पास तो कॉस्ट बनती है आपके पास राइस की 12, और प्राइस इंडेक्स अगर 1 हो गया तो कॉस्ट होगी राइस की 12/100, और प्राइस इंडेक्स अगर हमारा 130 हो गया तो राइस की कॉस्ट बनेगी 12/100 इंटू में 130। इससे ये कैंसिल करोगे आप, 12 3 36, 12 प्लस में 3 15 आ गया, डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ जाएगा 15.6 पर केजी, यानी आंसर बनेगा हमारा 13th का ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है द प्राइस रिलेटिव एंड द वेट ऑफ ए सेट ऑफ कमोडिटीज आर गिवन बिलो। ये आपको 4 कमोडिटी दे रखे हैं, इनके प्राइस रिलेटिव दे रखे हैं, मतलब इनका इंडेक्स नंबर आपको निकाल के दे रखा है P1 अपॉन में P0। इसका मतलब अगर ये जो वैल्यू है इसको हम किससे कंसीडर करते हैं, इसको हम डिनोट कर लेते हैं I से। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम डिनोट कर लेते हैं I से। I का मतलब क्या था हमारे पास, I इक्वल्स टू में P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। तो ये प्राइस रिलेटिव आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है, और उसके अलावा वेट दिया हुआ है। अभी कहता है कि सम ऑफ द वेट ऑफ इज 40। जो यहाँ पर ये वेट दिया हुआ है इन सब का सम 40 के बराबर है। तो यहाँ पर इनका वेट करके देखो आप, देखो x प्लस में 2x 3x आ गया, यहाँ से y प्लस में y 2y आ गया, और 3 आ गया। 3 को हम उस साइड लेके जाएंगे, 40 में से माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 37। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एंड द इंडेक्स फॉर द सेट, इंडेक्स फॉर द सेट मतलब आपको इंडेक्स नंबर दिया हुआ है कितना 122, तो P01 की वैल्यू आपको 122 दी हुई है। अब आपको क्या करना है, जो वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड होता है उसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा IW, मतलब जो प्राइस रिलेटिव होता है उसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को x से करेंगे तो आ जाएगा 125x, इधर से आ जाएगा 120 इंटू में 2 240x, इधर से आ गया 127y, यहाँ पर 109y 119y प्लस 3 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 5 एंड 3 1 जा 3। तो ये आपके पास इस सब का टोटल आ गया। ठीक है, अब इन सब का टोटल कर देंगे, तो इन सब का टोटल करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, x के साथ x को ऐड करोगे आप, ये आ जाएगा 5, 4 प्लस में 2 6, 2 प्लस 1 में 3, और y के साथ y वाला ऐड करोगे, 9 प्लस 7 16, और 2 3 और एक आ गया 4, और नीचे यहाँ आ गया 2 प्लस में 3 5 7। ये हमारे पास इसका टोटल आ गया 365x प्लस में 246y प्लस में 357। अब जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो आपको दे रखा है उसने 122। तो जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि सिग्मा P01 की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। मतलब ये जो टोटल आया हमारे पास इसको हमें ऊपर रखना है, और जो W का टोटल है, टोटल कितना दे रखा है इसका 40, तो 40 रखना है आपको, ये रखने की ज़रूरत नहीं है। और P01 की जगह आप रखेंगे 122, इधर से आ गया 365x प्लस में 246y प्लस 357 डिवाइडेड बाय 40। 40 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 365x प्लस में 246y प्लस में 357। अब इस 4880 को आप इस साइड ले आओगे तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी 365x प्लस में 246y। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 3 5, और यहाँ आ गया 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई 365x 246y एंड 4523 4523 आएगा भाई। और दूसरा काम हम करते हैं, इधर रखने के बजाय इसको हम उधर ही ले जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना होगा आपको। 4523, तो एक इक्वेशन ये हमारे पास है, एक इक्वेशन वो हमारे पास आ गई। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। आप सॉल्व कर लो, तो ऐसे नंबर से किसी से मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपका x या y दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो होगा आप कर सकते हो इजीली ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड टू।
अब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी इसमें 7 और y की वैल्यू आ रही है 8। x की वैल्यू आ रही है 7 और y की वैल्यू आ रही है 8। अब सॉल्यूशन अगर आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन लंबा है और x y की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये सॉल्यूशन आपको दिए हुए ना, इनमें से ही इसको आप चेक करके देखो कि किससे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। देखो यहाँ पर क्या था, 8 और 7 था। अगर हम यहाँ रखते 8 3 जा 24 और 7 2 जा 14, तो 24 और 14 को ऐड करके 38 नहीं आएगा। इसको ऐड करने से 13 आ रहा है क्योंकि यही हमारा आंसर आ रहा है, 37 आ रहा है। इसको भी आप ऐड करके चेक कर सकते थे कि भाई इसी से हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर आपके एक ही इक्वेशन से, मान लो आपके पास एक यही सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें अगर एक ही सॉल्यूशन बन रहा है तो वही हमारा आंसर बनेगा। अगर यहाँ पर मान लो ये भी सॉल्यूशन बनता या इनमें से कोई सॉल्यूशन बनता, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर मैं 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 18 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 30 तो 37 नहीं आएगा। यहाँ पर करूँगा 9 3 जा 27 और 10 2 जा 20, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारा इससे ही बन रहा है, तो हमें ये वाला पोर्शन भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा एक से ही आंसर हमें पता चल रहा है। तो इस तरह से जब क्वेश्चंस करोगे तो वाइजली यूज़ करना कि भाई आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है P0 Q0 दिया है, P0 Q1 है, और ये 4 आपको वैल्यू दे रखी है। लेस्पियस इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है। तो लेस्पियस भी फाइंड करना है, पाशे भी फाइंड करना है, दोनों इंडेक्स नंबर आपको यहाँ फाइंड करने हैं। जब आप लेस्पियस फाइंड करोगे तो जो फार्मूला होता है हमारे पास इंडेक्स नंबर का, P01 इक्वल्स टू में सिग्मा P1 Q0 एंड सिग्मा P0 Q0। तो उसके हिसाब से हम चलते हैं, इनटू में 100 और करना है। तो P1 Q0 है 623 और P0 Q0 या 584 इनटू में 100। तो अब यहाँ 623 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जितना काट सकते हो उसका उतना काट लो। 4 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। तो और अगर ये नहीं कटता तो फिर आपको क्या करना है, अगर कट रहा है इजीली तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके 146 से आप इसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आएगा 106.68। अब यहाँ पर जो डिवीजन है आप यहाँ भी इजीली कर सकते हो, नहीं तो जो डिवीजन वाली जो शॉर्ट ट्रिक थी ना उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आंसर पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। उसके बाद जब पाशे इंडेक्स नंबर लेते हैं तो उसके फार्मूले में क्या हो जाता है, P01 ये बन जाता है सिग्मा P1 Q1 और नीचे आ जाता है सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100। तो P1 Q1 की वैल्यू आपके पास है ये 517 और P0 Q1 की वैल्यू है 484। फिर यहाँ भी वही काम करना भाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इससे आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके आपके पास ये बनता है आंसर 106.82, यानी इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। तो अगर फार्मूले आपको याद है इजीली तो इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब उसके बाद जो टाइम बेस्ड डाटा है उसके कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है टाइम बेस्ड के। अब यहाँ पर कहता है कि ए फायर इन ए फैक्ट्री डिलेइंग प्रोडक्शन फॉर द सम टाइम, कि एक फैक्ट्री है उसके अंदर फायर लगने की वजह से कि जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब थोड़ा सा डिले हो जाता है तो ये कौन सा ट्रेंड यहाँ पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो फायर लग रही है, आग जो लग रही है, क्या वो मैन मेड है? मैन मेड आप नहीं कह सकते हो, मैन मिस्टेक तो कह सकते हो कि भाई मिस्टेक से लगी, लेकिन उस पर कोई मतलब इंटेंशनल तो नहीं होता ना कि कोई भाई हर उसमें आग लगेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये जो ट्रेंड होता है ये होता है हमारा इर्रेगुलर ट्रेंड, मतलब इस पर किसी का कोई बस नहीं है भाई, कभी भी लग सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा आपका 17 का डी। द राइज इन प्राइस बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले एकदम प्राइस बढ़ जाते हैं। तो प्राइस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि भाई पता है लोग अब यहाँ पर दिवाली का टाइम आ रहा है तो फेस्टिवल मोड है, तो लोग बाग खरीदारी करेंगे तो प्राइस जो बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है वहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, सीजनल ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीजनल ट्रेंड बन रहा है। अब उसके बाद कहता है जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं, जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं कि वो किस तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, सडन होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, या नन ऑफ दीज। देखो सडन की अगर हम बात करें तो सडन तो मतलब अचानक से एकदम आ रहा है, जैसे आग लग गई वो अचानक हो गया।
बाढ़ आ गई, वो अचानक हो गया, जो इर्रेगुलर ट्रेंड होता है। लेकिन जो सीजनल ट्रेंड है वो तो ये सडन नहीं है ना, हमें पता है कि भाई दिवाली आने वाली है, हमें पता है कि समर्स आने वाली है, हमें पता है कि मानसून आने वाले हैं। उसी हिसाब से हम अपना स्टॉक्स जो है, शॉपकीपर अपना स्टॉक जो है वो रखते हैं कि भाई मानसून आ रहा है, रेनकोट बिकेंगे भैया रेनकोट डाल लो, समर्स आ रहे हैं टी शर्ट्स वगैरह बिकेंगी तो भैया टी शर्ट डाल लो, विंटर्स आ रहे हैं तो जो वुलन्स हैं वो बिकेंगे तो वुलन्स डाल लो। तो वो प्री प्लान होता है, वो सडन नहीं होता, लॉन्ग टर्म भी नहीं हो सकता। तो ऐसा तो नहीं कि सीज़न भाई चलता ही रहेगा, सीज़न दिवाली एक बार आ गई तो दिवाली पूरे साल दिवाली रहेगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी जो सीजनल वेरिएशंस होते हैं वो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उस कुछ समय में ही आप जो भी काम करना है आप काम कर सकते हो। उसके बाद कहता है टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प्स टू। टाइम सीरीज इसमें से हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? तो टाइम सीरीज में क्या कहता है कि भाई अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल इन द पास्ट में जो वेरिएबल है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसके बारे में पता लग सकता है। प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ ए वेरिएबल, तो पास्ट में कैसे काम कर रहा है उसके आधार पर हम फ्यूचर का एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। हमें पता है कि हमारी जो सेल है वुलन्स में इतनी जाती है पिछले साल तक, तो इस साल हमारी सेल इतनी जा सकती है, प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। प्लान फ्यूचर ऑपरेशन, और उसके हिसाब से फिर हम फ्यूचर का प्लान बना सकते हैं। हमें पता है कि भाई विंटर्स आएंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी, तो भैया माल भर लो, प्लान कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसका 20 का जो ऑप्शन है वो बनेगा हमारा डी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, कहता है इर्रेगुलर वेरिएशन इन ए टाइम सीरीज आर कॉस्ड बाय। जो इर्रेगुलर वेरिएशन है वो कैसे हो सकती है? लॉकआउट एंड स्ट्राइक्स, ठीक है, हो सकती है। फ्लड्स की वजह से भी हो सकती है, एपिडेमिक्स की वजह से भी हो सकती है। मतलब ये सारे रीज़न ऐसे हैं जो सडन आएंगे, पता नहीं किसको कब आ जाए, ठीक है, कब स्ट्राइक हो जाए पता नहीं, कब बाढ़ आ जाए पता नहीं, भैया कुछ नहीं पता इनका। तो ये चीज़ें जो सडन होती हैं ये किस में आ जाती हैं? इर्रेगुलर वेरिएशन में। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा डी। 22, तो 22 में कहता है यहाँ पर कि ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसको हम एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एरे डाटा बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं, अर्थमेटिक डाटा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते इनमें से, टाइम सीरीज बोलते हैं। टाइम सीरीज इज द ऑर्गेनाइज सीरीज अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसको टाइम सीरीज बोलते हैं। तो 22 का ऑप्शन बनेगा हमारा डी। ए टाइम सीरीज हैज़, अब टाइम सीरीज के अंदर क्या होता है? 2 कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, या फिर फाइंड कंपोनेंट होते हैं। फाइंड कंपोनेंट, ये क्या लिखा है? फाइंड कंपोनेंट, चेक कर लेते हैं भैया, फाइंड ही लिखा है यहाँ पर, क्या फाइंड ही लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है चाहे, लेकिन लिखा हुआ है। चलो, लेकिन हमारा जो आंसर है वो फाइंड तो नहीं होगा, हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर सी। 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, सिंपल ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिकल ट्रेंड। उसके बाद फिर 24 में कहता है कि टाइम सीरीज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी? टाइम सीरीज में हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं, उसको कर सकते हो। अर्थक्वेक, उसकी प्रेडिक्शन करना, मतलब अर्थक्वेक लाना नहीं, अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करना, उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में हम टाइम सीरीज का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हमारा डी। तो 24 का ऑप्शन बना डी। 25 में कहता है इन द थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज द शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर गुड्स बिफोर द एनुअल बजट इज ड्यू टू सीजनल कंपोनेंट, इर्रेगुलर कंपोनेंट, ट्रेंड कंपोनेंट, या फिर साइक्लिकल कंपोनेंट। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इन द थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज द शॉर्टेज ऑफ सर्टेन कंज्यूमर गुड्स बिफोर द एनुअल बजट, एनुअल बजट से पहले, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसमें कुछ शॉर्टेज हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम एक, जब एनुअल बजट आ रहा है, हमें पता है कि एनुअल बजट आ रहा है, तो उसमें क्या होती है, चीज़ों की जो शॉर्टेज हो जाती है। तो ये क्या है, एक सीज़न है हिंदुस्तान के अंदर या और भी कंट्रीज़ के अंदर। बजट क्या होता है? बजट भी एक सीज़न होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक सीजनल कंपोनेंट है। हमें पता है कि भाई बजट आने वाला है, बजट का एक टाइम है, एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम के बाद बजट चला जाएगा। 26, तो 26 में कहता है हमारे पास, ये कहता है कि प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन एंड डिप्रेशन इन बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड या सीजनल ट्रेंड। देखो, इरेगुलर ट्रेंड तो ये होगा नहीं, ठीक है, इरेगुलर ट्रेंड तो होगा नहीं कि एकदम से, ऐसा तो नहीं होता कि भाई एकदम सडन एकदम रिसेशन आ जाए या सडन एकदम डिप्रेशन चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं।
सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर मतलब जो सिंपल ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं उसका नाम सेकुलर भी होता है, तो ये भी नहीं होगा ये। साइक्लिकल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड ये हो सकता है। सीजनल ट्रेंड नहीं, सीजनल ट्रेंड भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है किसके अंदर आती हैं, साइक्लिकल ट्रेंड के अंदर आती है। मतलब कुछ समय के बाद एक साइकिल पीरियड आता है, एक रिसेशन आता है, फिर उसके बाद फिर मार्केट दोबारा अप होती है, फिर डाउन होती है, इस तरह से मतलब ये चलता रहता है, एक साइकिल इसमें चलता रहता है। तो ये होता है साइक्लिकल ट्रेंड। नेक्स्ट 27 में कहता है कि टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ, ये टाइम सीरीज के अंदर क्या होता है, टाइम सीरीज के अंदर शॉर्ट टर्म वेरिएशंस होती हैं, इररेगुलर वेरिएशन भी होती हैं, लॉन्ग टर्म वेरिएशन भी होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं ये टाइम सीरीज़ के अंदर। तो इसमें 27 में ऑप्शन आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। अगर हम 28 की बात करें तो 28 में कहता है कि भाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक। अब जो हीट स्ट्रोक आता है, हीट स्ट्रोक क्या होता है, ये एकदम अचानक होता है। गर्मी होती है लेकिन गर्मी होने का अलग चीज़ होता है, हीट स्ट्रोक होना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि उसके लिए अगर आदमी पहले से प्लान कर ले तो हीट स्ट्रोक से वो बच ही जाएगा, लेकिन वो एकदम सडन होता है। तो ये आएगा हमारे पास इररेगुलर ट्रेंड में। 29 इन एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज ओरिजिनल डाटा। जो एडिटिव मॉडल होता है उसके अंदर सारे कंपोनेंट को ऐड करके ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होते हैं, यानी 29 का ऑप्शन बनेगा आपका डी। और 30th में क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे मल्टीप्लाई होने के बाद ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होते हैं, यानी इसमें ऑप्शन बनेगा आपका ए। तो इस तरीके से जो ये टाइम सीरीज़ और इंडेक्स नंबर का जो क्वेश्चंस थे, सुपर 30 क्वेश्चंस, वो हमने आज यहाँ पर करे। आई होप आपको इससे आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगी, किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।